हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2022 के पेपर के बारे में। तो ये आपके सामने बीकॉम फाइनल, ठीक है, बीकॉम फाइनल ईयर 2022 और सब्जेक्ट है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉरपोरेट अकाउंटिंग के 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले क्या पूछा हुआ, इन्होंने पूछा हुआ एक क्वेश्चन जो आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में। ये कह रहा ऑन विच बेसिस, कौन से बेसिस पे जो वैल्यूशन ऑफ शेयर है इज कैलकुलेटेड, कौन से वाले मेथड के अंदर, इल्ड वैल्यूशन मेथड के अंदर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है, डिविडेंड के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूशन ऑफ शेयर करते हैं, कौन से मेथड के अंदर, इल्ड वैल्यूशन मेथड के अंदर। उसके बाद दूसरा क्या है क्वेश्चन, अगर जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी वैल्यू बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए कितने से, 30,000 से, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा नेट असेट्स के ऊपर। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो नेट असेट्स है वो भी इंक्रीज जाएगी कितने रुपए से, 30,000 रुपये से। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है हाउ मच डिफरेंस, दो कॉल के बीच में कितने मंथ का गैप होना चाहिए। तो 1 महीने का गैप होना चाहिए, कितने महीने का, 1 महीने का, दो कॉल के बीच में। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉल की गई है, अब मुझे सेकंड कॉल करनी है यहाँ पे। तो इन कॉल के बीच में, ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो याचनाओं की राशि है वो जो याचनाओं के मध्य, ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि दो याचनाओं के मध्य कितना समय का अंतर होना चाहिए, या डिफरेंस बिटवीन टू कॉल। ठीक है, कितना टाइम होना चाहिए, तो टाइम होना चाहिए 1 मंथ का। ठीक है, दो कॉल के बीच में कम से कम 1 महीने का टाइम उसे मिलना चाहिए। अगर इसमें क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि जो हमारे शेयर होल्डर हैं, कंपनी उन्हें कॉल का पैसा मंगाना है, तो नोटिस देना है, तो कितने दिन पहले नोटिस देगी, तो उसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, 14 दिन का नोटिस। और इसका जो राइट आंसर है वो मैंने आपको बता ही दिया, ए। उसके बाद चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि एक कंपनी द्वारा प्रथम आवंटन के, यानी कि कंपनी फर्स्ट टाइम का जो अलॉटमेंट है वो कर चुकी है, और कितनी अवधि बीत जाने के बाद राइट शेयर इशू कर सकती है। जब कंपनी 1 साल की हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट अलॉटमेंट के 1 साल के बाद कोई भी कंपनी राइट शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, अधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हुआ, अंकित मूल्य की तुलना में, अगर हम लोग अंकित मूल्य की तुलना किससे करें, अंशों के मूल्यांकन से करें, तो क्या होगा, अंकित मूल्य ज़्यादा होगा, कम होगा, अधिक होगा, क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है सभी, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और बराबर भी हो सकता है। वहीं पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी परचेज। ठीक है, ये कह रहा है नॉट परचेज बाई कंपनी, कंपनी क्या नहीं खरीद सकती। देखिए कंपनी डिवेंचर भी परचेज कर सकती है, शेयर कर सकती है किसी दूसरी कंपनी के, लेकिन कोई भी कंपनी अपने ही शेयर को परचेज नहीं कर सकती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, फॉर्मूला बता रहा है किस चीज़ का, पर शेयर प्राइस निकालने का, ऑन द बेसिस ऑफ पर शेयर इनकम के बेस पे। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या है। इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका डी। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो डी है, ये इसका फॉर्मूला है। इन विच अकाउंट, कौन से अकाउंट के अंदर प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन, जब कंपनी कैंसिल करेगी अपने ही डिवेंचर्स को, तो उस पर जो प्रॉफिट और लॉस है वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जर्नल, ये कैपिटल रिजर्व और जर्नल रिजर्व कोई भी हो सकता है, वो देख लेंगे हम लोग किस नेचर का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है कि क्या रीजन है जो प्राइस में फॉल होता है इन द वैल्यू ऑफ शेयर ड्यू टू इशू ऑफ बोनस शेयर। ठीक है, अगर कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो उससे जो है वैल्यू ऑफ शेयर कम हो जाती है, तो उसका क्या रीजन है, इसके अंदर क्या बताना है कि भाई क्या रीजन है। तो इसका जो रीजन है वो आपका ए कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, और दूसरा है इंक्रीज इन इशू कैपिटल। ठीक है, तो इसके जो आंसर, राइट आंसर वो इसका डी है, ए और बी दोनों ही सही हैं, इसलिए डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से बताना है नॉट इंक्लूडिंग टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी साइड। देखिए सब कुछ ऐड करेंगे लाइबिलिटी साइड में, लेकिन कौन सी अमाउंट है, सॉरी इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड, मतलब किसे किसे इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो किसे किसे इंक्लूड किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पेड अप कैपिटल को। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे और हमें क्या निकालना है, शेयर कैपिटल निकालनी है, तो शेयर कैपिटल के अंदर कभी भी
इशू कैपिटल का बैलेंस इंक्लूड नहीं करेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल का बैलेंस, ठीक है, इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन सा बैलेंस इंक्लूड करेंगे, पेड अप कैपिटल का, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन दायित्वों की जो कुल राशि में शामिल किया जाएगा, तो जो दायित्व है हमारी लायबिलिटी है उसके अमाउंट में सिर्फ और सिर्फ चुकता पूंजी को ही शामिल किया जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में देखिए क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग द ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस में हमें क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है उसे कहाँ पे ले जाएंगे हम लोग, ठीक है, क्या उसका ट्रीटमेंट होगा, तलपट में दिखाए गए अंतिम रियायती को कहाँ दिखाया जाता है, ठीक है। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा बैलेंस शीट में। और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के कहाँ पे दिया हुआ है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपये का है, तब कहाँ दिखाना है, तब दो जगह दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा दिखाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में किस साइड में, असेट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। और ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे, दो साइडें होंगी इसकी, एक तो डेबिट होगी और दूसरी क्रेडिट। क्रेडिट में दिखाएंगे किसके नाम से, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद इसका तो राइट आंसर हो गया बैलेंस शीट। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है निम्न में से कौन स्थायी संपत्तियों की श्रेणी में नहीं आता। क्या प्लांट एंड मशीनरी ये हमारी फिक्स है, बिल्डिंग फिक्स है, फर्नीचर फिक्स है, तो क्या रह गया, तो 13 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी। सी क्या है, करंट असेट्स, ठीक है, ये क्या है अपनी करंट असेट्स है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन 14 में क्या है, ख्याति का मूल्य, ठीक है, सर्वाधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास जो है कुत्ता बिल्ली दोनों ही मेथड हैं, लेकिन कौन से वाला मेथड है, ठीक है, जिसमें अगर हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तो वैल्यू ज़्यादा आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए बिल्ली। देखो बिल्ली का क्या रीज़न है, बिल्ली का ये रीज़न है कि वो ना ये नहीं देखती कि हमारा ओनर कौन है, ठीक है, उसी घर में जाएगी, जिस घर में जाना है ना इसे उसी घर में जाएगी, ये ओनर को नहीं देखती। लेकिन जो कुत्ता है ये क्या करता है, ये अपने ओनर को देखता है। अगर इसका ओनर यहाँ पे है तो ये यहाँ पे जाएगा, इसका ओनर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो ये यहाँ पे जाएगा। तो इसलिए बताया गया कि जो बिल्ली टाइप है उसकी गुडविल की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि वो एक ही जगह पे है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को चेक करेंगे। ये कह रहा है क्या ट्रांसफर्ड बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जो बैलेंस है फॉरफिटेड शेयर का आफ्टर इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो उसे ट्रांसफर करेंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व में। ये कह रहा है कि जैसे कोई कंपनी है उसने पहले शेयर को फॉरफिट किया होगा, फॉरफिट करने के बाद उन्हें क्या किया होगा, रीशू किया होगा, रीशू करने के बाद क्या हुआ होगा कि कोई बैलेंस बच रहा होगा, कौन से वाले अकाउंट में, फॉरफिटेड वाले अकाउंट में। तो जो फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर बैलेंस बचा हुआ उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग, कैपिटल रिजर्व में। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में क्या है कि यदि कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल है, 2 लाख रुपए, और नॉर्मल जो रेट है वो कितना है, 10%, एक्चुअल जो हमारा प्रॉफिट है इतना है, तो सुपर प्रॉफिट हमारे से पूछा गया है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखिए सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, इसमें से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। अब जो एवरेज प्रॉफिट तो हमें गिवन है कितना, 70,000 रुपये, ठीक है, लेकिन हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा, जितनी भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस के अंदर उस पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट कितनी है अपनी, 10%। तो 2 लाख का जब हम लोग 10% निकालेंगे कितना आएगा, 20,000। 70 में से 20 माइनस करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 50,000। तो 16 का जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, 16 का राइट आंसर होना चाहिए आपका बी, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, यह है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या पूछा हुआ है, सहायक कंपनी के क्रय पूर्व लाभों से प्राप्त। देखो जैसे कोई कंपनी है उसे, जैसे अपनी सहायक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी किसे कहते हैं, जिसमें हमारे 51% से अधिक, ठीक है, जिसमें हमारी हिस्सेदारी हो, ठीक है, या ये कहिए 50% से अधिक जिस कंपनी में हमारी हिस्सेदारी होगी, ठीक है, मोर देन 50, ठीक है, मोर देन कितना होना चाहिए, 50, जिसमें 50% से ज़्यादा हमारी हिस्सेदारी होगी, हम तो हो जाएंगे होल्डिंग कंपनी
और जिस कंपनी में हमारी ठीक है हिस्सेदारी होगी वो बनेगी सब्सिडरी कंपनी या फिर सहायक कंपनी। तो ये कह रहा है कि सहायक कंपनी के क्रय पूर्व, यानी कि हमने तब तक उसे परचेज नहीं किया था और उसके पूर्व के लाभ है और वो क्या कर रही है, लाभांश दिया उसने, तो किस खाते में उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो किस अकाउंट में उसे क्रेडिट किया जाएगा, उसे क्रेडिट किया जाएगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज अकाउंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का राइट आंसर इसके अंदर कोई भी नहीं है। तो देखिए एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या था कि कंपनी के अंदर कैपिटल कितनी लगी हुई है, 5 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट रेट कितनी है, 20%, ये अपना है एवरेज प्रॉफिट, और क्या निकालना है, सुपर कैपिटलाइजेशन से हमें क्या निकालनी थी, गुडविल। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अपना एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर मैं देखो यहाँ पे 60 है और उसके बाद हो जाएगा भाई, इस पर अप्लाई करेंगे, ये हो गया 10। ठीक है, 1 लाख, तो ये तो ज़्यादा हो गया। सुपर प्रॉफिट तो इस क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो जा रहा है, 1 लाख। 1 लाख तो खुद कंपनी नहीं कमा रही है, तो इसके अंदर तो गुडविल है ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर कोई भी नहीं है, कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में क्या पूछा हुआ है कि हाउ मच शेयर, कितने शेयर होने चाहिए किसी के पास, अगर कोई कंपनी किसी कंपनी की क्या बनना चाहती है, होल्डिंग कंपनी, तो आप लिख देना सी। ठीक है, कि भाई उसके पास कम से कम 50% से ज़्यादा, ठीक है, उसके पास शेयर होने चाहिए। उसके बाद बता रहा है ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं गुडविल किस नेचर की है, गुडविल है आपकी किस नेचर की। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इनटेंजिबल, ठीक है, ये क्या है, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल कौन सी संपत्ति को कहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती है, इनटेंजिबल या फिर एचएल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या दे रखा है कि एक कंपनी है, वैल्यू ऑफ शेयर 100 रुपये है और इशू करती है डिस्काउंट 10%। इसका मतलब 100 रुपये का है तो 10% डिस्काउंट देने के बाद 90 में इशू करती होगी। उसके बाद अमाउंट पेबल, और इसने कहा कि जो अमाउंट पेबल है वो 20 रुपीज़ किस पे है, एप्लीकेशन पे, और 30 किस पे है, अलॉटमेंट पे, और 30 जो रुपीज़ है इंक्लूडिंग डिस्काउंट। ठीक है, इसी के अंदर डिस्काउंट है। चलिए, और रिमेनिंग ऑन कॉल, रिमेनिंग निकालिए। देखिए 90 रुपये में से 50 का हिसाब किताब हो चुका है, तो यहाँ पे कितने आने चाहिए, 40। ठीक है, यहाँ पे कितने आने चाहिए, 40, और यह है कॉल की अमाउंट। चलिए उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, तो ये कह रहा है भाई कॉल की जो अमाउंट है वो कितनी होनी चाहिए, यही हमारे से क्वेश्चन पूछा गया था। तो कॉल की अमाउंट कितनी निकल के आई है, 40 रुपये। क्या 40 कैसे आई है, 90 में से 20 और 30 को माइनस करके। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बी। उसके बाद चलते हैं 22 में। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें देख के बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, तो क्या कौन सी स्टेटमेंट आप सही है देख के बताइए। इसमें जो सही स्टेटमेंट है इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी है सेपरेट एग्जिस्टेंस, यानी कि सहायक कंपनी का जो अस्तित्व है वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन इसमें देखो गलत क्यों है, ये गलत है इसलिए क्योंकि कम से कम 50 अंशों का, देखिए 50% अंशों की धारक होती है सहायक कंपनी, कम से कम सहायक नहीं होती है, होल्डिंग होती है, गलत दिया हुआ है। सूत्रधारी कंपनी सहायक कंपनी को अपने में मिला लेती, नहीं अपने में नहीं मिलाती, दोनों चलती रहती, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है। उसके बाद चलते हैं, देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है कि जो ऑथोराइज कैपिटल है फॉर विच एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम पब्लिक इज नो एज। ये कह रहा है कि जो अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसके लिए जनता से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, यानी कि हमारे पास 100 करोड़ की शेयर कैपिटल है और हमने इसमें से 90 करोड़ की शेयर कैपिटल लोगों को इशू करना चाह रहे हैं, और लोगों ने हमारे पास क्या कर दिया है, अप्लाई। ठीक है, या ये कहिए हमने अभी लोगों को क्या किया है, इनवाइटेड किया है। तो जो हम लोग लोगों को, पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि आइए हमारे शेयर खरीदिए, तो उस वाले कैपिटल को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा इशू कैपिटल। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रही है, कंपनी इशू कर रही है, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, जिसके लिए भी कंपनी इनवाइट करेगी उसे कहेंगे हम लोग इशू कैपिटल। उसके बाद चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर
24 में क्या पूछा हुआ है कि जो निम्न है, निम्न में से कौन ख्याति के मूल्यांकन की एक विधि है। ठीक है, तो कौन सा मेथड है, ना ये है ना ये है, और सिर्फ एक मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा हुआ है कि कंपनी को पिछले 3 सालों का जो औसत मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के करें। सबसे पहले तो हम लोग क्या लेंगे, औसत लेंगे 3 साल का, फिर 3 वर्षों के जो परचेज प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमें 3 साल का क्या दे रखा है, प्रॉफिट। तो आप लोग क्या करिएगा, 30 प्लस 80 और 70 इन सबको ऐड कर लेना। ठीक है, जो भी आएगा, फिर उसके ये तो है हमारा टोटल प्रॉफिट, फिर तो आप लोग निकालिएगा उसका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। उसके बाद आपको निकालनी है गुडविल। ठीक है, गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। गुडविल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, गुडविल कैसे फाइंड आउट होगी कि जो आपका क्या है, एवरेज प्रॉफिट है, उसे मल्टीप्लाई करिएगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं, 3। तो आप लोग देख के बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग चलते हैं। 26 में क्या है कि कोई कंपनी है, उसने परचेज किया है बिजनेस को कितने में, 6,30,000 में, और उसके बदले में कंपनी क्या देगी, उसे शेयर देगी, और एक शेयर कितने का होगा, 100 रुपये का। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर। कैसे निकलेंगे, जो भी पीसी है, परचेज कंसिडरेशन, उसे क्या करना आप लोग, इशू प्राइस से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो 6,30,000 को हम लोग जो इशू प्राइस है, अभी तो 100 है, वो कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंज होगा वो आप लोग करके कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, 6300। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा, सी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 27 की बात करें तो यहाँ पे बताया कि जैन ने अपना 100 रुपये वाला जो डिवेंचर है वो कितने में परचेज किया है, 98 रुपये में। तो कंपनी को क्या हो रहा है, 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। भाई कोई चीज़ मेरी 100 रुपये की है और मैं उसे कितने में ख़रीदने लगूँ, 98 में। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि हमें क्या हो रहा है, 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और ये प्रॉफिट कब हो रहा है, रिडम्पशन के टाइम पर, जब कंपनी क्या कर रही है, ऋण पत्रों का शोधन, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। उसके बाद बताना है कि इसमें चालू संपत्ति नहीं है। ठीक है, कि कौन सी है जो चालू संपत्ति नहीं है, ये भी है चालू संपत्ति, ये भी है, ये भी है। जो कॉपीराइट है ये चालू संपत्ति नहीं है, ये हमारी फिक्स असेट्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि जो वेटेड एवरेज मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़ इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, लेकिन कब करते हैं। ठीक है, कब हम लोग जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज़ करते हैं गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी। जब हमारा क्या हो, प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा हो, तब हम लोग वेटेड एवरेज मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 30। उसके बाद चलते हैं हम लोग 31 में। देखिए 31 को समझते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक कंपनी है उसने फॉरफिटेड किए हैं। ठीक है, कितने शेयर फॉरफिटेड किए हैं, उसने फॉरफिटेड किए हैं 2000 शेयर। ठीक है, 2000 शेयर को फॉरफिटेड कर लिया, और उसके बाद क्या हुआ, एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज़ का, 10 रुपये का एक शेयर है। चलिए उसके बाद क्या हुआ, ऑफ ए सपना ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। ठीक है, ये कह रहा है कि उसने 2 रुपये की जो है फाइनल कॉल नहीं दी है। क्या नहीं दिया उसने, 2 रुपये की जो फाइनल कॉल है वो नहीं दी है, और कंपनी ने फिर उसे दोबारा से रीइश्यू कर दिया। कंपनी से क्या किया, रीइश्यू कितने में किया है, 6 रुपये में। तो कैपिटल ये पूछ रहा है कि पूंजी संचय कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी, कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी। बड़ा इजी है, सबसे पहले आप देखिएगा क्या
कि आपने फॉरफिटेड कितने किए हैं, ये तो उसने दिए नहीं है, ठीक है, आपने मांगे लेकिन उसने दिए नहीं है। तो 10 आपने कॉल्ड अप हैं टोटल, 10 में से 2 उसने दिए नहीं है, तो उसने कितने दे दिए, 8। 8 क्या है, पेड अप है। चलिए 8 क्या है, पेड अप। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने दोबारा से रिश्यू कर दिए, कितने रुपए में भाई, 10 वाली चीज़ दोबारा से कंपनी कितने में रिश्यू कर रही है, 6 में। जब 6 में इशू करेगी कंपनी, तो कंपनी को कितना लॉस होगा, 10 वाली चीज़ अगर कंपनी 6 में इशू करेगी तो कंपनी को 4 रुपये का लॉस होगा। अब जो 4 रुपये का लॉस है ये कहाँ से रिकवर होगा, जो फॉरफिटेड अमाउंट कर रखी है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे जो बैलेंस है फॉरफिटेड का वो निकालना है कि वो कितना बचेगा। तो देखिए हमने कितने जब्त किए हुए हैं, 8 रुपये। 8 में से 4 यहाँ पे हमारे क्या हो गए हैं, यूज़ हो गए, ठीक है। जो लॉस हुआ ना वो यहाँ से होगा, तो यहाँ पे कितना बैलेंस बचा हुआ है, 4 रुपये। एक शेयर पे 4 बचे हुए हैं और हमारे पास टोटल शेयर कितने हैं, 2000। तो 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 8000, ठीक है। तो इसका देखते हैं हम लोग क्या आंसर है, 8000। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, 31 का ए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, विच मेथड इज लीगली अलाउ फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु कौन सा तरीका जो है वैधानिक है, लीगल है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का वो क्या होगा, सी, ठीक है। नए असमता अंश निर्गमन करना, इसका क्या लीगल तरीका है। उसके बाद डिविडेंड डिक्लेरेंट पेड बाय कंपनी, जो कंपनी है वो घोषित करती है लाभांश कहाँ से, ठीक है, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कहाँ से करती है, जो उसने प्रॉफिट अर्न किया होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल गिव अ हायर अमाउंट ऑफ गुडविल। ये पूछ रहा है कि कौन सा मेथड है जिसके अंदर, ठीक है, सेम अमाउंट की कैलकुलेशन करें लेकिन जो गुडविल की वैल्यू है सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है। तो कौन सा अपना मेथड है, तो जो मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर जो गुडविल की वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा आएगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया है, लॉस ऑन इशू। अगर कंपनी को लॉस हो रहा है कब, डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। तो अगर कंपनी डिवेंचर इशू कर रही थी, उस पर लॉस हो रहा है, तो ये कहाँ, कौन से वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, या किस नेचर का है ये। तो ये क्या है कंपनी के लिए, 35 का जो आंसर होगा वो आपका ए, ठीक है। इसे हम लोग कहाँ दिखाएंगे, असेट साइड में। जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे जो फिक्सिशियस नेचर के होते हैं, बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाते हैं हम लोग, किसके नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा, 100 रुपये वाले हैं, 900 अंशों को क्या कर लिया गया, हरण। क्यों किया गया हरण, इसलिए किया गया 20 रुपये प्रार्थना पत्र पर दिए, इसने 20 रुपये तो दे दिए, और 30 रुपये अलॉटमेंट के, और अंतिम याचना के कितने, 50 रुपये का भुगतान नहीं किया। इसने सिर्फ कितने रुपए दिए हैं, 20 रुपये, ये भी नहीं दिए और ये भी नहीं दिए। तो पूछ रहा है कि जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो कितनी होगी। तो बहुत आसान है भाई, 20 रुपये के हिसाब से हम लोग फॉरफिट करेंगे। शेयर कितने हैं उसके पास, 900, तो कितना हो जाएगा, 18 और 000। तो इसका आंसर होगा बी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित या निम्न में से किस खाते से जो रकम है उसे कहाँ पहुँचाते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी, ठीक है। कैपिटल CRR, ठीक है, कौन सा अकाउंट है जहाँ से उठा के CRR में अमाउंट जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए, फॉरफिट का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ नहीं कर सकते, तो किसका यूज़ करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, जो फेस वैल्यू है शेयर की, उसका क्या मीनिंग है,
ठीक है, क्या बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 38 के अंदर कि जो फेस वैल्यू उसका क्या मीनिंग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। इसका मीनिंग है, ये एक वैल्यू है जो कि कहाँ पे बताई गई है, वैल्यू डिफाइन करती है। यस, वैल्यू को डिफाइन किया गया है कहाँ पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, इन विच अकाउंट लॉस विल बी डेबिट। ठीक है, लॉस को क्या करेंगे हम लोग, डेबिटेड करेंगे इफ होल्डिंग कंपनी सोल्ड द शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, अगर कंपनी क्या करती है, होल्डिंग कंपनी सोल्ड कर देती है सब्सिडरी कंपनी के शेयर को, और जो भी लॉस होगा उसे कौन से वाले अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, ये इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो इसका जो कौन से वाले अकाउंट में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डेबिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, वेयर वी ट्रांसफर द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। देखिए बाद वाले, ठीक है, अगर बाद के लाभ है उसे कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है कहाँ पे किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। किसे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को। लेकिन अगर ये मैं पोस्ट हटा दूँ और यहाँ पे लिख दूँ प्री इनकॉर्पोरेशन, और वो वाला प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, वो किया जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व के अंदर। ठीक है, कैपिटल रिजर्व के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट डू यू मीन बाय बोनस शेयर। बोनस शेयर का क्या मीनिंग है, ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है, इशू शेयर इन प्लेस ऑफ डिविडेंड, कि कंपनी डिविडेंड की जगह क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोनस शेयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, इन विच अकाउंट डिस्काउंट अलाउड। हमने डिस्काउंट अलाउड किया है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, तो उसे कहाँ पे डेबिट करेंगे। ठीक है, क्या बताना है कि कौन से वाले अकाउंट में हरण किए गए अंशों के अगर पुनर्निर्गमन पर दी गई छूट को किस खाते में डेबिट किया जाएगा, तो कौन से वाले अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। देखो ये पूछ रहा है, हम लोग बनाते हैं 3 एंट्री, सबसे पहले करते हैं फॉरफिटेड की, दूसरी एंट्री करते हैं रिशू की। तो जो ये पूछ रहा है कि जो रिशू किस पे कर रहे हैं, कंपनी एट डिस्काउंट पे रिशू कर रही है, तो क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बना लेते हैं। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जब हम लोग डिस्काउंट देंगे, भाई 10 वाला शेयर कंपनी 8 में बेच रही है, 2 रुपये का जो डिफरेंस है ये जो डिस्काउंट दे रही है, तो वो कौन से वाले अकाउंट में डेबिट होगा, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 43 है आप लोग करिए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा हुआ है कि वेयर इज सो पेमेंट ऑफ एडवांस इनकम टैक्स। अगर कंपनी एडवांस में इनकम टैक्स पे कर रही है तो उसे कहाँ पे दिखाया जाएगा, तो उसे दिखाएंगे हम लोग कहाँ पे, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कोई भी एडवांस अगर हम लोग पे करें तो वो हमारा असेट साइड में होगा, और अगर आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी साइड होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, इसमें से बताना है कि कौन सा वो रीज़न है कि जो एन्युटी मेथड को बेस्ट माना गया है। ठीक है, एन्युटी मेथड के बेस्ट होने का क्या कारण है, तो इसका क्या कारण रीज़न है, सिर्फ एक है, वो है क्या, कंसिडर, ये कंसिडर करता है किस चीज़ को, इंटरेस्ट एलिमेंट को। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ 50 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें पूछा हुआ है व्हेन शेयर कैन बी फॉरफिटेड, शेयर को कब फॉरफिट किया जा सकता है। ठीक है, तो कब किया जा सकता है, नॉन पेमेंट, भाई जब कोई पैसे नहीं देगा तो उसके अंशों का हरण किया जा सकता है। उसके बाद बोनस अंश निर्गमन करने पर कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, अगर कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर। तो कौन से अकाउंट को करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मैनेजरियल रिमोशन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो है एक कंपनी अधिकतम कितना
मैनेजरियल जो रेम्यूनरेशन है वो दे सकती है, तो वो है 11%। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 49। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 49, ये आपका 49 क्वेश्चन है। और चलिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि एक सहायक कंपनी की जो पूंजी और संचय में सूत्रधारी कंपनी का हिस्सा कितना है, 12,000 रुपये का है, लेकिन सहायक कंपनी के अंशों में विनियोग कितने का है, 12,30,000 रुपये का है। तो ये जो अंतर आ रहा है 30,000 रुपये का, ये क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि ये क्या है, ये है गुडविल कंपनी की। देखो ये समझो कि मैंने कोई कंपनी परचेज़ की है, एक्स कंपनी, और एक्स कंपनी को खरीदने के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़े हैं, 12,30,000 रुपये देने पड़े हैं। ठीक है, 12,30,000 रुपये देने पड़े हैं, और मेरी जो हिस्सेदारी हुई है उस कंपनी के अंदर, ठीक है, वो हुई है 12 लाख की। तो मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े हैं, 30,000। जो 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े हैं किसके अकाउंट में जाएंगे, गुडविल अकाउंट में। उसके बाद देखो जो कमीशन है, मैक्सिमम रेट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन ऑन शेयर। देखो अंडरराइटिंग की जो रेट है, ठीक है, अंडरराइटिंग कमीशन की जो रेट है वो अलग अलग है। अगर हम लोग डिवेंचर्स की बात करें या फिर हम लोग शेयर्स की बात करें, तो डिवेंचर पे है 2.5 और शेयर पे है 5%। तो यहाँ पे किस पे पूछा हुआ है, शेयर पे, तो कितना होना चाहिए इसका आंसर, 5। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।